आखिरी सांसों का संतोष। कमरे में धीमी रोशनी वाला बल्ब जला हुआ था। सामने की दीवार पर एक 32 इंच का एलईडी टीवी टंगा था जो इस समय बंद था। दाईं तरफ की खिड़की पर एक कूलर धीमी गति से ठंडी हवा फेंक रहा था। बाईं तरफ की दीवार से सटा हुआ एक दीवान था जिस पर एक साफ सुथरी चादर बिछी हुई थी और एक बुजुर्ग आंखें बंद किए हुए लेटे हुए थे। दीवान के सिरहाने की ओर एक बड़ा वाला ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ था जिससे निकलकर एक नलिका बुजुर्ग के मुंह पर लगे हुए मास्क तक जा रही थी। सिलेंडर पर लगी शीशे की पारदर्शक ट्यूब में बुलबुले उठ रहे थे। बुजुर्ग मास्क से ऑक्सीजन आने के कारण ही सामान्य सांस से ले पा रहे थे। तभी दरवाजा खुला और एक 40 साल के आदमी ने प्रवेश किया। उसने बुजुर्ग के माथे पर हाथ रखा। बुजुर्ग ने आंखें खोल दी। पिताजी, थोड़ा बैठ जाइए, आपका कुर्ता बदल देता हूँ, अस्पताल चलना है, आदमी ने कहा। एम्बुलेंस बुलाई होगी। तेरी गाड़ी तो मुझे पिछली बार अस्पताल में भर्ती कराने में ही बिक गई थी। इस अवस्था में भी बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा। अरे पिताजी, आप भी ना जाने क्या क्या सोचते रहते हो। गाड़ी पुरानी हो गई थी, तंग कर रही थी। आपसे किसने कहा कि बीमारी में? अब नहीं लेंगे ना दिवाली पर। चल छोड़, नहीं लेगा। निशा को मेडिकल कॉलेज में भी भेज देगा, सूरज को स्कूटी भी दिलवा देगा और सब हो जाएगा। बैठ जाइए, कुर्ता बदल देता हूँ। सुरेश की कार मंगवाई है 10 बजे। नहीं जाना है हॉस्पिटल, ठीक होना होगा तो यहीं हो जाऊंगा। क्या बाबूजी, आप भी हर बार बच्चों की तरह जिद करते हो। पैसे हैं मेरे पास, सब ठीक है, आप तैयार हो जाइए। बुजुर्ग ने कुछ देर आंखें बंद करके एकदम शांत लेटे रहे। फिर धीरे से कोहनियों का सहारा लेकर उठ बैठे। फिर धीरे से कहा, देख बेटा, बात पैसों की नहीं है। मुझे पता है कि तू मैनेज कर लेगा, किंतु प्रश्न ये है कि क्या दुनिया से हर आदमी की विदाई वेंटिलेटर पर ही होनी जरूरी हो गई है? अब वेंटिलेटर इसमें कहाँ से आ गई पिताजी? ये तो सब आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था का एक अंग है। तो हाँ बेटा, वो तो है, और बहुत से मामलों में लोगों की जान भी बचाता ही है। दुर्घटना और जब अस्पताल में नीति के आदेश से आदमी धीरे धीरे मर रहा होता है तो अंत में डॉक्टर वेंटिलेटर टांग देते हैं। खैर वो दूसरी बात है, मगर देख, मैं बच्चों की तरह जिद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये मेरा गंभीर चिंतन है। मेरा अस्पताल ना जाने का निश्चय एकदम दृढ़ है और ये तेरी आर्थिक स्थिति के कारण नहीं। अरे गांव की जायदाद बिक जाएगी तो फिर से तेरे पास बहुतेरा पैसा होगा, जिंदगी ठीक से गुजारने लायक। मगर सवाल ये है कि आप अधिक मत बोलिए पिताजी, मैं आपके लिए गर्म दूध लाता हूँ हल्दी डालकर, बेटे ने कहा। नहीं, अभी नहीं, तू जरा बैठ मेरे पास। देख बेटा, इस धरती पर जब से जीवन है तब से जन्म भी है और मृत्यु भी। जिस दिन इंसान दुनिया में आता है उस दिन उसके भविष्य का कुछ भी निश्चित नहीं होता, इस एक सत्य के सिवा कि एक दिन उसे जाना होगा। इंसान पूरी जिंदगी अपनी इच्छाओं के लिए, तृष्णाओं के लिए, महत्वाकांक्षाओं के लिए, दुनिया की सारी विलासिताओं को भोगने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दौड़ता रहता है। वह दौड़ता ही रहेगा अगर नीति कहीं न कहीं पूर्ण विराम ना लगा दे तो। उन्होंने चेहरे पर हल्की मुस्कान बरकरार रखते हुए कहा। कुछ भी हो पिताजी, आदमी को आखिरी क्षण तक स्वयं को स्वस्थ रखने का और जिंदा रहने का अधिकार तो है ना, वरना तो यह आत्महत्या हो जाएगी। आत्महत्या नहीं बेटा, आत्मसमर्पण नीति के सामने, प्रकृति के सामने और विधाता के सामने। पिछली बार गए थे ना अस्पताल, तो क्या उन्होंने मेरे कमजोर हो चुके लंग्स को नया कर दिया? क्या उन्होंने मेरी उम्र को घटा दिया? बस मेरी विदाई काल को थोड़ा सा आगे ही तो सरका पाए। आपके तर्कों का तो मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है, लेकिन एक बेटे का फर्ज। अरे तूने कहाँ अपने फर्ज में कोई कसर छोड़ी है? मगर अच्छा चलो, मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मेरी उम्र को 6 महीने या 1 साल बढ़ा दिया। ठीक है, तब वो कौन सा 1 साल बढ़ेगा? इसी बीमारी और बुढ़ापे के कष्ट झेलता हुआ 1 साल ना। दवाइयों की सहायता से लड़खड़ाता हुआ
घिसटता हुआ 1 साल। मुझे लगता है कि पुराने काल में हमारी फिलॉसफी सही थी। जब शरीर थक गया और अब सरवाइव करने के कोई चांस नहीं, तो लोग बुजुर्गों की घर पर ही सेवा करते थे, उन्हें उनकी इच्छा का खिलाते पिलाते और भगवान से उनकी मुक्ति की प्रार्थना किया करते थे। आज खास तौर पर शहरों के सारे बुजुर्ग वेंटिलेटर पर दम तोड़ रहे हैं। अब तो नया जमाना है, चिकित्सा क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई है, सब ठीक हो जाएगा पिताजी। कहीं ना कहीं तो इंसान को संतोष और सब्र होना चाहिए कि अब मैंने जीवन के अपने दायित्व पूरे कर लिए, जितनी क्षमता थी उतना दौड़ लिया, मन का खाया पहना ओढ़ा। अब जितनी सांसें बची हैं उन्हें देह को डॉक्टर की नुकीली सुइयों से छिदवाए बिना, उनके नुकीले शल्य शास्त्रों से कटवाए बिना शांति के साथ अपने बच्चों के मध्य रहकर गुजारूं। ऐसी बातें मत करो पिताजी। मुझे याद है जब मुझे टाइफाइड हुआ था तो आप पूरी रात जगकर भी मेरे माथे पर ठंडी पट्टी रखते रहे। मेरी पढ़ाई के लिए आपने अखबार बंद करवा दिया, ऑफिस की चाय पीनी बंद कर दी और उसने एक हिचकी ली, गला रुंध गया और आवाज़ बंद हो गई। अरे तो क्या छोटा बच्चा है जो ऐसे इमोशनल हो रहा है? हाँ, बच्चा हूँ आपका, आपके बिना एक कदम भी नहीं चल सकता। आज भी कोई काम आपसे पूछे बिना कर सकता हूँ क्या? बावले, जिंदगी से लड़ना सीख। तेरी माँ से कितना लगाव था, तेरा भी और मेरा भी। जिए ना उसके बिना इतने बरस। अब तू मेरा बहुत जिम्मेदार और लायक बेटा है, जिंदगी में कभी लड़खड़ाना मत। जितना इलाज होना था हो गया, अपनी जॉब पर जाने की तैयारी कर, मैं अभी कहीं नहीं जा रहा, ना अस्पताल ना ऊपर, बोलकर उन्होंने बेटे के बालों में उंगलियां घुमाईं। तभी उनकी बहू एक गिलास में दूध लेकर आई। उसने उनके चेहरे से मास्क हटाया और बिना कुछ बोले किसी बच्चे की तरह उनके मुंह से दूध का गिलास लगा दिया। उसके बाद तौलिए से उनका चेहरा साफ किया और आराम से सहारा देकर लिटा दिया। उन्होंने असीम शांति के साथ अपनी आंखें बंद कर ली थीं। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।